नमस्कार, योर फ्यूचर लाइफ में आप सभी लोग का पुनः स्वागत है। आज की वीडियो में पढ़ते हैं माध्यिका के बारे में। जी हाँ, मीडियन के बारे में कि मीडियन क्या होता है। तो क्या होता है ये आप पहले जान चुके हैं, लेकिन हमें बात करनी है कि ये कंपास, रूलर, पेंसिल और प्रोटेक्टर की सहायता से उन्हें हम कैसे बनाएंगे। तो ये भी जानकारी आप ले चुके हैं, लेकिन जानकारी लिए हैं, लेकिन बनाया कैसे जाता है ये भी मालूम है, लेकिन प्रकार को ले कर के किस तरीके से बनाया जाए और बनाने पर क्या वह संभव है, तो आज उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो जिद ही कर चुके हैं हम लोग कि चलिए आज पूरी की पूरी त्रिभुज की इन रचनाओं को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक त्रिभुज की रचना करेंगे। त्रिभुज की रचना करना पहले वीडियोज में बताया जा चुका है, तो त्रिभुज कैसे बनाया जाता है उस वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिए। ऐसा न कि वीडियोज़ को देखें ना और कार्य करना शुरू कर दें, तो मिस्टेक्स तो होंगे ही होंगे। मान लीजिए मैंने एक 8 सेंटीमीटर का रेखा ले लिया, रेखाखंड खींच लिया और 6 सेंटीमीटर का जो है दूरी ले लिया मैंने। अब 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के एक चाप लगा दिया ऐसे, और मान लीजिए एक 7 सेंटीमीटर की दूरी ले लेते हैं हम लोग। चलिए 7 सेंटीमीटर की दूरी हो गई और एक चाप और लगा देते हैं, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं काट रहा है, और इन्हें हम मिला दिए तो हमारा यह त्रिभुज की रचना हो गया। तो जब हमने त्रिभुज की रचना कर लिया, तो त्रिभुज की रचना करने के बाद हमें क्या करना है, मीडियन खींचना है। तो मीडियन खींचने के लिए, माध्यिका खींचने के लिए करना क्या होता है, कुछ खास नहीं। आप सबसे पहले त्रिभुज की किसी एक भुजा का मध्य बिंदु माप लीजिए। हमारा मध्य बिंदु 8 है तो यह 4 आएगा, इसका मध्य बिंदु 4 आएगा। तो किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं, मीडियन कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु को ऐसे मिला देंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। अब चलिए इसी तरीके से तीनों भुजाओं का मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं और उनको उनके शीर्ष से मिलाते हैं। तो ये 6 है तो इसका 3 आएगा, या इसका भी कार्य पूरा हुआ। अब ये कितना लिया गया था आपको याद ही होगा, तो इसका 3.5 सेंटीमीटर होगा। और आप देख रहे हैं कि जब मैं मिला रहा हूँ तो वह जहाँ से दोनों माध्यिकाएँ मिली हुई हैं वहीं से तीसरी भी जा रही हैं। तो आपने पढ़ा ही था कि शीर्ष लंब तीनों एक ही स्थान से जाती हैं, भुजाओं का समद्विभाजक भी एक ही स्थान से जाती हैं, कोणों का समद्विभाजक भी एक ही स्थान से जाती है, माध्यिकाओं का भी समद्विभाजक एक ही स्थान से जाती हैं। तो ये प्रैक्टिकल करके नहीं बताया गया था, केवल बोर्ड पे बताया गया था कि ऐसा होता है। तो आज प्रैक्टिकल करके बता दिया गया है, आप भी इसे प्रैक्टिकल करके देखिए, बनाइए और समझ जाइए कि इसको ऐसे ही कार्य किया जाता है। अब यहाँ पर बात हुई कि जिस तरीके से पिछले वीडियोज में आपने देखा कि अधिक कोण त्रिभुज यदि रहता है, अधिक कोण त्रिभुज रहता है तो उसका शीर्ष लंब त्रिभुज के बाहर मिलता है, यानी उसका लंब केंद्र बाहर होता है। जबकि यहाँ पर आप देखे होंगे कि जब न्यून कोण त्रिभुज होता है तो लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है, वहीं जब समकोण त्रिभुज होता है तो उसका लंब केंद्र समकोण पर होता है। तो क्या माध्यिका के खींचने से क्या प्राप्त होता था, पहले वीडियोज में जानते हैं कि केंद्रक प्राप्त होता है, सेंट्रॉयड। तो केंद्रक जब त्रिभुज का रूप बदलेगा तो क्या केंद्रक के स्थान भी बदलेंगे, तो केंद्रक का स्थान बदलेगा, लेकिन त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो, चाहे वह समकोण त्रिभुज हो चाहे वह अधिक कोण त्रिभुज हो, वह उन सभी का माध्यिका जो है, माध्यिका खींचने पर जो केंद्रक होगा वह त्रिभुज के अंतर भाग में यानी त्रिभुज के अंदर ही बनेगा। कोई भी त्रिभुज पर नहीं बनेगा, किसी शीर्ष पे नहीं बनेगा, न त्रिभुज के बाहर बनेगा।
इसका कारण क्या है कि जब हम मध्यिका खींचेंगे तो उनके मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है। तो संभवतः है कि हमें न लंब से मतलब है, अर्थात किसी शीर्ष पे भी नहीं जा सकता है। तो हम क्या करेंगे कि आज पहले जांच लें कि यदि हम समकोण त्रिभुज बना लें तो उनका मध्यिकाएँ खींचने पर उनका संगम कहाँ होगा, अर्थात कि जब हम माध्यिकाओं को खींचेंगे तो वो जहाँ पर मिलेंगी, मान लेते हैं कि 7 सेंटीमीटर का खींच लिए, तो जहाँ पर वो मिलेंगी वो केंद्रक अर्थात वह कहाँ पर स्थित होना चाहिए। तो हम केवल बात कर लेते हैं कि नहीं हम इसका यहाँ होगा और इसका यहाँ होगा, तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम क्या करें कि उसको बना करके ही देख लें क्या वास्तव में केंद्रक जो है त्रिभुज के अंदर ही होता है या बाहर नहीं जाता है। तो इस तरीके से हम जो है कि इसको हम माप लेते हैं, मान लीजिए इसको 6 ही कर लेते हैं। चलिए 5 सेंटीमीटर का है, रहने देते हैं, और इसको जो है मिला देते हैं। मिलाने पर आ रहा है लगभग 8.56 के आसपास आ रहा है। पुनः से इसको माप करके देख लिया जाए, 8.6 आ रहा है, तो हमारा आ जाएगा 4.3 आएगा। तो 4.3 पर हम क्या करेंगे, अब ये देखिए हमारा क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है या समकोण त्रिभुज है। तो अब देखिए मध्यिका जब हम खींच रहे हैं ऐसे तो शीर्ष लंब में खींचा गया था, लेकिन जब इस भुजा का शीर्ष लंब खींचा गया था, इस शीर्ष से इस भुजा पर शीर्ष लंब खींचा गया था, तो ये लंब होना चाहिए। लेकिन मध्यिका का मतलब तो होता नहीं है कि मध्यिका का क्या मतलब होता है कि भुजा का जो मध्य बिंदु है उस पर मिलाना है। तब देखिए भुजा का मध्य बिंदु तो हमारा यहाँ पर आ रहा है ना, तो हम इसको इस तरीके से मिलाएंगे तो भुजा का मध्य बिंदु और शीर्ष को मिलाएंगे जब भी, तो मध्यिका हमारा त्रिभुज के अंदर ही बनेगा। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ कार्य कर लेते हैं कि हम केंद्रक जो हमारा मिल रहा है और जो एक मध्यिका बची हुई है उसको मिलाते हुए खींच लेते हैं और फिर माप करके देखते हैं कि क्या यह ठीक मध्य में मिला हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि देखिए ये 5 सेंटीमीटर का था तो यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर पे भी मिल रहा है। ऐसा नहीं कि जब 2 माध्यिकाएँ खींचे अर्थात केंद्रक पता हो गया तो तीसरी माध्यिका भी वहीं से खींचे, तो भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर ही रहा है। या तो हम माप करके खींचे या तो हम माध्यिका को खींच कर मापे, तो वही हमें मिलेगा। लेकिन यह 2 माध्यिका खींचने के बाद ही तीसरी माध्यिका ऐसे खींच सकते हैं, क्योंकि हमें केंद्रक पता ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ से खींचेंगे। तो केंद्रक पता करने के लिए 2 माध्यिकाओं की ज़रूरत पड़ती है। तो 2 माध्यिकाएँ खींचेंगे तो केंद्रक पता हो जाएगा। यदि तीनों माध्यिकाएँ खींचना हो तो हम क्या करेंगे कि तीनों माध्यिकाओं को तीसरे भी माध्यिका को खींचेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जब समकोण त्रिभुज बना तो भी केंद्रक कहाँ पर था और न्यून कोण बना तो केंद्रक कहाँ था, त्रिभुज के अंत भाग में था। तो क्या अधिक कोण त्रिभुज बनाएंगे तो उसका केंद्रक बाहर हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है, बना करके देख सकते हैं। चलिए देख लिया जाए बना करके, क्योंकि कन्फ्यूजन रखने से अच्छा है कि उसे दूर कर लिया जाए। मन में शंकाएं नहीं रहनी चाहिए। जब प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो पूरा करें, मन में शंका रहेगी तो फिर पुनः होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत बता दिया गया हो। तो आप इसे कंपास, पेंसिल और पटरी यानी रूलर की सहायता से आप भी कार्य करें, करके देखें। यह कोई एडिटिंग वीडियो नहीं है कि किसी भी तरीके से बता दिया गया हो और आप करना शुरू करें तो हो ही नहीं रहा हो, ऐसा नहीं है। इसको आप यदि कार्य करेंगे जिस तरीके से बताया जा रहा है तो संभवतः सही कार्य करेंगे। अगर आप देख रहे होंगे हमारे हाथ को और सभी टूल्स को, तो सही चित्र बनेगा। देख रहे हैं यहाँ भी 8.6 ही आ गया है, तो 8 का आधा होता है 4 और उसके बाद 6 का आधा हो गया 3, तो 4.3 पर फिर लगाएंगे और इनको इस तरीके से माध्यिकाओं को खींचेंगे।
ये तो ठीक है, लेकिन जब हमारा ये था कितना था 6 था, तो 3 जब यहाँ लगाएंगे तो इनको भी खींचेंगे तो देख रहे हैं कि ये माध्यिकाएँ कहाँ से जा रही हैं, त्रिभुज के अंतःभाग में ही जा रही हैं। अर्थात माध्यिकाओं का जो संगमन बिंदु अर्थात केंद्रक होगा वो कहाँ होगा, त्रिभुज के अंतःभाग में ही होगा। तो त्रिभुज के लंब केंद्र ये देखिए 4 सेंटीमीटर का था, तो 4 सेंटीमीटर का था, ये जा कर के देख रहे हैं यहाँ पे 2 पर मिल रहा है। अर्थात ये माध्यिकाएँ जहाँ पर मिल रहे हैं उसे केंद्रक कहते हैं। तो वह केंद्रक हमारा अधिक कोण त्रिभुज में भी त्रिभुज के अंतःभाग में है। अर्थात जिस प्रकार से लंब केंद्र कभी त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के बाहर, कभी त्रिभुज समकोण के शीर्ष पर, उसी प्रकार से भुजाओं का लंब समद्विभाजक जब मिलता है उसे परिकेंद्र कहते हैं। परिकेंद्र भी ऐसे ही होता है, त्रिभुज के अंदर बाहर होता है, किस कर्ण पे होता है समकोण त्रिभुज में। तो त्रिभुज की जो माध्यिकाएँ जो मिलती हैं केंद्रक, वह सदैव त्रिभुज के अंदर होती हैं। उसी प्रकार से त्रिभुज के कोणों का समद्विभाजक जहाँ पे मिलता है अर्थात अंतः केंद्र, वो भी त्रिभुज के अंदर होती है। यानी जो हमारी 4 रचनाएं बताई गई थी, तो चारों में शीर्ष लंब खींचा जाए अर्थात लंब केंद्र और परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर, बाहर या शीर्ष या भुजा पर हो सकती हैं, लेकिन माध्यिका और केंद्रक और अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर ही संभव है, ये कभी बाहर नहीं होती हैं। तो ये जानकारी कैसे होगी, जब हम कार्य करेंगे, त्रिभुज की रचना करेंगे, त्रिभुज के माध्यिकाओं को खींचेंगे, शीर्ष लंब को खींचेंगे, लंब समद्विभाजक खींचेंगे, त्रिभुज के अंतः कोणों का समद्विभाजक खींचेंगे, तब जाकर हमें पता चलेगा। ये नहीं कि हम सुन लिए और बोल दिए, ऐसे ही याद करना है। यह कोई रटी रटाई चीज़ें नहीं होती है, एक प्रैक्टिकली होती है। प्रैक्टिकल करके इनको बताया जाता है कि ऐसा ऐसा होता है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं त्रिभुज के भुजाओं की माध्यिकाओं के बारे में, समद्विभाजक के बारे में। ठीक है, तो कोई भी त्रिभुज की रचना हम कर लेते हैं। त्रिभुज की रचना करके हम उनके लंब समद्विभाजक खींचेंगे, किसके, भुजाओं के, त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो लंब समद्विभाजक खींचने के लिए करना क्या होता है, आपको पहले से बताया जा चुका है, तो उसी प्रकार से कार्य करेंगे और प्रैक्टिकली देख लीजिए कि यह संभव है कि तीनों लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं या नहीं। तो हम कुछ इस प्रकार से इसकी रचना करते हैं कि दोनों तरफ से चाप लगाते हैं। देखिए चाप जब यदि न काटे तो फिर पुनः उसी पॉइंट पे जा करके हम उसे बढ़ा लेंगे। हो गया यह कार्य, इसको अंदर की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देंगे। अब फिर इन कटान बिंदुओं को मिला देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा किसी भी त्रिभुज के भुजा का लंब समद्विभाजक हो गया। अर्थात यह कहाँ से सीखना होता है, किसी भी रेखाखंड को 2 बराबर भागों में कैसे विभाजित किया जाता है, पटरी और प्रकार की सहायता से, रूलर और कंपास की सहायता से। तो वही कार्य यहाँ पर करेंगे। तो इसी तरह से चलते हैं, अन्य 2 भुजाओं का भी लंब समद्विभाजक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो मैंने 2 लंब समद्विभाजक खींच चुका हूँ, तीसरा भी देखिए खींचने जा रहा हूँ। तो क्या हो रहा है कि वह जहाँ से 2 लंब समद्विभाजक मिल रहे हैं वहीं से तीसरा भी जा रहा है। तो जब बोर्ड पे बताया जा रहा होगा तो समझ में आ रहा होगा कि अरे यह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ प्रैक्टिकली जब देख रहे हैं तो आपको एकदम एक्यूरेट समझ में आ जाएगा कि फैक्ट जो था वह एकदम सही था। तो जब भी भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो वे भी एक ही स्थान पर मिलेंगे, तो इनका नाम परिकेंद्र होता है। अब उसमें एक और कार्य था कि क्या परिकेंद्र जो होता है वह त्रिभुज के शीर्ष
को छूते हुए जाता है तो देख सकते हैं कि यह दूरी, ये दूरी और ये दूरी तीनों समान है। यहाँ पर जब मैंने रखा देख सकते हैं, अच्छी तरीके से आपको वीडियो में दिखाई देना चाहिए। ये भी दूरी अब घटाया बढ़ाया नहीं जा रहा है, ये इसकी दूरी और इसकी दूरी देख रहे हैं। तीनों शीर्ष की दूरी इस परिकेंद्र से समान है, यानी कि इस परिकेंद्र से तीनों शीर्ष को मिलाया जाए तो वह परिवृत्त की त्रिज्याएं ही होंगी। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको केंद्र ले मान करके और शीर्ष की दूरी लेकर के त्रिज्या लेकर के वृत्त बना रहा हूँ तो तीनों शीर्ष से होकर के जा रहा है। तो इस प्रकार से हम किसी भी त्रिभुज की रचना करके हम परिकेंद्र बना सकते हैं। इसमें जब हम त्रिभुज के भुजाओं का लंब समद्विभाजक कर रहे हैं तो ये क्लास 7 की सवाल होती है, लेकिन जैसे यहाँ पे हम कंपास को रख करके परिवृत्त की रचना करते हैं तो यह क्लास 10th की सवाल हो जाती है। यानी कि हम सभी क्लासों का सवाल एक ही साथ सॉल्व कर ले रहे हैं। इसमें ज़्यादा ये नहीं होता है कि अरे क्लास 10th में ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, ऐसा कोई असंभव वाली बात नहीं है। चलिए एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेते हैं और उनके भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींच करके देखें कि उसका परिकेंद्र कहाँ पर स्थित होता है। तो सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज बनाने के लिए प्रोटेक्टर यानी चादा की सहायता लेनी पड़ती है। देख सकते हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज की रचना हो चुकी है, तो इनके लंब समद्विभाजकों को हम फटाफट खींच लेते हैं जिस प्रकार से पिछले त्रिभुज में खींचा गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब हमने दो लंब समद्विभाजक खींचा तो तीसरा लंब समद्विभाजक भी जब हम मिला रहे हैं तो उसी बिंदु से होकर के जा रहा है। तो ये देख सकते हैं कि हमारा यह जो लंब समद्विभाजक है वह एकदम हम बारीकियों से खींचे हैं, तो एकदम बारीकियों से खींचे और ध्यान से देखें तो वह समकोण त्रिभुज के कर्ण पर होता है। तो आप देख सकते हैं कि जब शीर्ष लंब था तो शीर्ष लंब में क्या था, शीर्ष लंब में समकोण त्रिभुज था, तो शीर्ष लंब का लंब केंद्र समकोण के शीर्ष पर होता है, लेकिन लंब समद्विभाजक खींचते हैं यानी परिकेंद्र ठीक कर्ण पर स्थित होता है। यानी कि शीर्ष लंब खींचते हैं तो लंब केंद्र बीच में और फिर समकोण की ओर जाता है, फिर समकोण से फिर देख सकते हैं आप अधिक कोण त्रिभुज मैंने खींचा तो यानी पीछे की तरफ जा रहा है, यानी कि जो हमारा जिस पर समकोण या अधिक कोण हो रहा है उसी की दिशा में बाहर जा रहा है। लेकिन जब हम लंब समद्विभाजक खींच रहे हैं तो समकोण से नहीं, समकोण के सामने वाली जो भुजा है ना उस पर हो रहा है, तो या अधिक कोण खींचेंगे तो उसका लंब समद्विभाजक कहाँ पर जाएगा। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। देर न करते हुए हम अधिक कोण की रचना कर लेते हैं और उनके लंब समद्विभाजक को भी खींच लेते हैं। तो चलिए
यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हमने अधिक कोण त्रिभुज की रचना किया और तीनों लंब समद्विभाजकों को खींचा तो ये भी तीनों एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। जब यह नहीं मिलता है तो इसको और भी आगे बढ़ाएंगे तो खुद पुनः वहाँ पर जाके खुद अपने आप ही मिल जाएगा। तो देख सकते हैं कि अधिक कोण त्रिभुज यदि रहेगा तो उसका जो लंब समद्विभाजक जहाँ मिलेंगे यानी परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर होता है। तो आप शीर्ष लंब और यानी लंब केंद्र और परिकेंद्र में दोनों में समझ सकते हैं कि जब न्यून कोण त्रिभुज होता है तो दोनों का केंद्र कहाँ पर स्थित होता है, त्रिभुज के अंदर होता है। देख सकते हैं कि जब न्यून कोण त्रिभुज होता है तो उनका केंद्र जो होता है वह त्रिभुज के अंदर होता है, लेकिन समकोण त्रिभुज जब होता है तो समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र समकोण पर होता है, लेकिन परिकेंद्र जो है कर्ण पर स्थित होता है। वहीं जब अधिक कोण त्रिभुज की बात आती है तो अधिक कोण त्रिभुज जहाँ अधिक कोण होता है उसके ठीक पीछे बनता है, लेकिन जब अधिक कोण त्रिभुज में हम परिकेंद्र ज्ञात करते हैं तो ठीक उसके सामने वाली भुजा के बाहर स्थित होता है। इसलिए हम दोनों में अंतर देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक पीछे की ओर जा रहा है और एक आगे की ओर जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिमाग में कन्फ्यूजन होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह जो न्यून कोण त्रिभुज खींचा गया है और इसमें परिकेंद्र ज्ञात किया गया है तो यह परिवृत्त की रचना हो जाएगी। तो क्या यह जब समकोण त्रिभुज होगा तो इसमें भी परिवृत्त की रचना हो जाएगी या नहीं? तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दूरी लेकर के देखिए, हमारी दूरी संभवतः वहीं से होकर के जा रही है। थोड़ा यह दूरी ये यहाँ होनी चाहिए, देख रहे हैं। अब इसको जब हमने परिवृत्त की रचना किया तो भी यह रचना आसानी से ये वृत्त खींचा जा रहा है और यह तीनों सिर से होकर के जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि परिकेंद्र है तो वह कर्ण पे चला गया तो परिवृत्त की रचना नहीं होती। परिकेंद्र क्यों कहा गया? क्योंकि वह परिवृत्त का केंद्र होता है, इसलिए परिकेंद्र कहा जाता है। तो आप न्यून कोण त्रिभुज में भी देख सकते हैं कि उसका भी परिवृत्त खींचा जा चुका है और समकोण त्रिभुज का भी परिवृत्त खींचा जा चुका है। तो उसी प्रकार से हम अधिक कोण त्रिभुज का जब परिकेंद्र ज्ञात किए हैं तो इससे भी हम देख लें कि परिवृत्त खींचा जा सकता है या नहीं। तो देख रहे हैं कि यहाँ इसकी दूरी और इसकी दूरी, तीनों की दूरी तो बराबर मिल रही है। अब देखिए जब हमने इसकी रचना किया तो इधर कॉपी में जगह नहीं है, यह वृत्त संभव ही है और ये देख रहे हैं कि तीनों सिर से होकर जा रहा है। इधर अगर पेज रहे तो यह वृत्त पूरा हो जाएगा, अर्थात कि जब हम परिकेंद्र की रचना करेंगे तो उससे परिवृत्त खींचा जाएगा तो त्रिभुज के तीनों सिर से होकर जाता है, यह संभव है। अर्थात आपको सब प्रैक्टिकल करके दिखा दिया गया है कि कैसे हम लंब केंद्र द्वारा परिकेंद्र और परिकेंद्र द्वारा परिवृत्त की रचना करते हैं। माध्यिका कैसे खींचते हैं, क्या माध्यिका द्वारा जो बना केंद्रक है, केंद्रक क्या त्रिभुज के बाहर होता है या अंदर होता है, इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जा चुकी है। अब एक रचना बची हुई है जिसका नाम है त्रिभुज के कोणों का समद्विभाजक, त्रिभुज के अंतः कोणों का समद्विभाजक जिनके द्वारा अंतः केंद्र प्राप्त होता है। उसकी रचना आपको प्रैक्टिकल करके दिखाई जाएगी इसके जस्ट अगले वाले एपिसोड में, अगले वीडियोज़ में आपको वह उपलब्ध होगी। तो इस वीडियोज़ में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल योर फ्यूचर लाइफ के साथ। नमस्कार, जय हिंद।